It is the bulk power of electricity being produced. पावर प्लांट्स यानी जनरेटिंग स्टेशन जब बताता है उसमें बल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, उसमें क्या होना है अभी, उसमें एक अल्टरनेटर होना है और एक प्राइम मूवर भी होना है। और अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर एसी प्रोड्यूस करेगा। अल्टरनेटर एसी प्रोड्यूस करेगा। इंडिया का वोल्टेज कितना है अल्टरनेटर का, इन इंडिया 11 kV इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। 11 kV पे वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और जो भी पावर स्टेशन हो उसमें कुछ प्राइम मूवर होगा, ये प्राइम मूवर चलाना है अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर को कौन सा प्राइम मूवर चलाता है उसके अनुसार उसका नाम भी देगा। ओके, सो देयर विल बी ए प्राइम मूवर फॉर द अल्टरनेटर, प्राइम मूवर फॉर द अल्टरनेटर। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है, वो रोटेट करता है अल्टरनेटर को और अल्टरनेटर एसी जनरेट करता है। बल्क प्रोडक्शन करता है तो मेगावाट्स में होगा। नॉर्मल हमारा लैब में और फैक्ट्री में केवीए 100 केवीए जैसा अल्टरनेटर देख सकता है, लेकिन पावर स्टेशन में मेगा वोल्ट एम्पियर में और मेगा वाट्स में होगा उसका कैपेसिटी। तो एक बल्क पावर प्रोडक्ट का एक मेथड है हाइडल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो उसमें भी प्राइम मूवर होगा। तो बहुत सारा पावर प्लांट आप देख सकते हैं, उसमें होगा स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और भी है डीजल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये स्टीम पावर प्लांट है और उसका क्लास हो गया था, और यू विल बी एबल टू सी द वीडियो इन निमी's यूट्यूब चैनल। यू कैन सर्च फॉर निमी videos in YouTube, then you will be getting lot of videos, and one it is there in steam power plant also. Today we will be discussing about hydroelectric power station. आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में। उसके पहुंचने के पहले हम देखेंगे इंडिया का पावर प्रोडक्शन कैसे है। ओके, देखिए तो कोल और थर्मल पावर स्टेशन मैक्सिमम 50% होता है और 23% होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 23% आसपास, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमको बता सकते हैं 12%, एंड गैस होता है 6.9%, एंड डीजल लिग्नाइट भी है वो बहुत कम है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अप टू लास्ट मार्च इट वाज इन सेपरेट कैटेगरी। फ्रॉम द लास्ट मार्च, that is 2009 March, it is in renewable sector only. Hydroelectric power plant also has come to renewable energy sources section. Okay, आज हम देखेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। तो क्या करता है उधर, पानी भरता है डैम में, पानी भरता है डैम में और उसका पोटेंशियल एनर्जी यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो कोई डैम रहना है, डैम हम देखेंगे क्या क्या चीज है उसमें, उसका एनर्जी कन्वर्शन ऐसा होता है देखेंगे। यहाँ पे पहला डैम है, ये डैम रहेगा। डैम तो पिक्चर देखेंगे बाद में। डैम में पानी भरा हो गया है, देयर विल बी वाटर स्टोर्ड और रिजर्व्ड इन डैम, एंड इट इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पानी इतना हाइट पे स्टोर किया था, उसको एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। और वो जब पेन स्टॉक से और पाइप से नीचे आता है वो काम करता है वाटर फ्लो, और उसके समय होगा काइनेटिक एनर्जी। सो द वाटर फ्रॉम द डैम इट इज कमिंग डाउन थ्रू पेन स्टॉक्स एंड it converts the energy form to kinetic energy and it reaches turbine, and in turbine it is hitting blade। अभी वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। टरबाइन पे काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है, और ये टरबाइन अल्टरनेटर को रोटेट करता है, और अल्टरनेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये रहा हमारा एनर्जी कन्वर्शन इन to mechanical energy
and finally it is electrical energy in the alternator. तो डैम में कैसा पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, वो इतना हाइट पे स्टोर किया है, जो भी बॉडी हाइट पे दिखा तो वो उसको एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति कोर्च, ओके, पोटेंशियल एनर्जी मिलता है. सो द वाटर स्टोर्ड इन द डैम विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. जितना हाइट ज्यादा है उतना उसका अनुसार पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा. ओके, ये डैम कंस्ट्रक्शन में हाइट और उसको बताता है हम हेड, HEAD, हेड. डैम का हाइट के नाम और भी बताएगा हेड जैसा, हेड. ओके, तो डैम में पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड वाटर का. और पेनस्टॉक क्या है, पेनस्टॉक कुछ पाइप से डैम से पानी लेके टरबाइन पे आना है, उसको पेनस्टॉक बताता है. तो पानी आएगा ये पाइप में एंड उसको रहेगा काइनेटिक एनर्जी. So the penstock is carrying water which is in the form of kinetic energy, and that water force will be driving turbine, and kinetic energy will be converted into mechanical energy. अभी kinetic energy convert करता है जब वो टरबाइन का ब्लेड्स को हिट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है. और टरबाइन रोटेट करेगा अल्टरनेटर को, वो अल्टरनेटर चालू करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. सो ये रहा हमारा एनर्जी कन्वर्शन सिस्टम इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. ओके, अभी उसके अंदर क्या क्या है हम देखेंगे. अभी ये एक स्नैपशॉट है, एक पिक्चर है डायरेक्टली अब देखने के लिए. ये पूरा पिक्चर जो कंपोनेंट है हम बता देंगे बाद में भी. ओके, तो कोई रिजर्वोयर होगा, रिजर्वोयर बताता है डैम में किसी जगह पे पानी रिजर्व करता है, उसको हम बताएंगे रिजर्वोयर. Where the water is stored in the dam reserve, it is known as reservoir, and it is constructed to block the flow of water. Okay, so this is the dam, maybe in the hilly area, obviously it will be hilly area, and in the down area it is coming to a power station or powerhouse. So upper part will be the dam, and in the lower area powerhouse will be there. Powerhouse में क्या होना है, powerhouse में आपका टरबाइन होगा. टरबाइन किसको चलाता है, अल्टरनेटर और जनरेटर को चलाता है. ओके, एंड द वाटर विल बी फाइनली सेंड आउट टू द रिवर. इट विल बी सेंड आउट टू द रिवर, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया वो पावर लाइन से बाहर चलाता है. ओके, सो दिस आर द जनरल आइटम्स अवेलेबल इनसाइड ए हाइडल पावर प्लांट. ओके, देख सकता है अभी. ओके, ऊपर में तो एक हेड पॉन्ड लिखा है, वो उधर पानी स्टोर किया है, ऊपर तो पानी स्टोर किया है, हेड पॉन्ड बताता है, और भी नाम है उसका हेडवर्क्स. ओके, तो हेडवर्क्स बताता है, हेड पॉइंट बताता है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे आप देख सकता है. ओके, सो इट इज नोन एज हेडवर्क्स और हेड पॉइंट. पेनस्टॉक, पानी आता है इसी रास्ते पे. ओके, सो पानी अंदर आता रहता है टरबाइन को. यू बी एबल टू सी this is the movement of water, and it is hitting the turbine, and after hitting the turbine it is going through draft tube, and finally it is reaching a place, it is known as tail race. Okay, so there is a dam mainly, and dam ke near there is a head pond, and it is otherwise known as headworks, and the reserved water, it is coming through the penstock, and it will be hitting the turbine, and from the turbine it is going outside through tail rise, and inside the powerhouse the turbine is rotated, and it is rotating the alternator. The power is produced, and the power will be taken to the transformer, and transformer through transmission line it is going out. Okay, so this is happening in power station. I hope generally it is now clear.
I'll just put it again in animation mode. Okay, so this is happening. होप यू आर क्लियर। ऊपर क्या है, वो हेडफोन था। अभी हम कुछ भी बात भी बताएंगे, प्रॉब्लम और एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जो भी हम HEPS बताता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का है। ठीक है, ये HEPS मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अभी हम बताना है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज, ओके, one person is asking about make tail race. Actually, tail race at the end of the power station. After rotating the turbine, the pani will be removed. Pani किधर जाता है, river पे जाता है। Okay, so the connecting area where the turbine to the river, that part will be known as tail race. Okay, tail race. Okay, and we'll coming back to advantages. क्या है advantage HEPS का? पहला, कोई फ्यूल नहीं चाहिए। कोल चाहिए तो उसका खर्चा करना चाहिए। अभी एक बार आपका डैम हो गया तो कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, पानी फ्री है। सो देयर इज नो सेपरेट फ्यूल कॉस्ट, वी आर गेटिंग द वाटर फ्रीली अवेलेबल, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। एंड सेकेंडली, इट इज नीट एंड क्लीन, पूरा नीट एंड क्लीन है, कोई फ्यूम्स, एश, स्मोक वगैरह नहीं है उसमें। सो पूरा atmospheric pollution कोई नहीं रहेगा, there is free from pollution. And next is small running charges. Small running charges means एक बार डैम कंस्ट्रक्ट किया, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया और हमारा पावर प्लांट कमीशन भी कर दिया। once the power plant is installed and commissioned, to operate or operating cost is less or running charge is very less. Small running charges, that is known as running charges, because we have no much cost for water, there is cost only for employees. Okay, so it will be very comparatively less. So we can, the hydroelectric power plant comparatively less hoga, or we can say it is the cheapest electricity comparatively. The hydroelectric power stations one installed, it will be comparatively cheap, it is a सस्ता रहेगा वो। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो पावर हम प्रोड्यूस करता है, यूनिट कॉस्ट कम रहेगा। यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट और 1 किलोवाट आवर के लिए सोचो, यह हमारा स्टीम पावर प्लांट तो उसको बहुत हाई रहेगा और डीजल पावर प्लांट को हाई रहेगा, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन के लिए कंपैरेटिवली कम रहेगा, यूनिट कॉस्ट कम रहेगा। ओके, सो दैट इज कॉस्ट पार्ट। एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इतना कोई टेक्नोलॉजी का आवश्यकता नहीं है, वो सिविल वर्क है, पूरा टेक्नोलॉजी अभी हमारा देश के पास है, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचो न्यूक्लियर प्लांट है तो पूरा टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, वी हैव टू गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल आल्सो, एंड इट विल बी more security problems also may be there in nuclear type of power station. Now in hydroelectric power station, comparatively it is having less टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, दिस सिंपल कंस्ट्रक्शन सिंपल है। ओके, अभी स्टार्टिंग टाइम स्टीम पावर स्टेशन तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर है। बॉयलर एक बार पूरा ऑपरेशन आने के लिए 6 घंटे लगता है। इट विल बी टेकिंग अराउंड 6 hours फॉर द स्टीम पावर प्लांट टू बी इन ऑपरेशन। For the steam power plant to be operation, it may take around minimum 6 to 7 hours. For hydroelectric power plant, it is comparatively less, almost fast. Less than 30 minutes, we'll be able to start. Okay, so it is having lesser starting time. And the hydroelectric power plant, it is having longer life. एक बार इंस्टॉल किए तो उसको बहुत नंबर ऑफ इयर्स काम कर सकता है। इट इज हैविंग वेरी हाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ। एंड अभी बताता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, वी आर टेलिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम डैम्स, बट इट इज नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, द डैम्स विल बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। ये इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करता है, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इरिगेशन के लिए भी। इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज करता है। सो एक ही पर्पस नहीं है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, बहुत और भी मिलेगा।
और कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड्स। फ्लड हो गया तो बहुत सारा पानी आता है, रेन सीजन में फ्लड आता है, ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाता है। तो डैम के लिए बहुत सारा पर्पस है, एक पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो एक बार आप डैम के लिए इन्वेस्ट किए तो भी उसको और भी एडवांटेज मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए। ओके, अगला है एक्सपीरियंस पर्सन। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑपरेट करने के लिए इतना सारा एक्सपीरियंस पर्सन्स का आवश्यकता नहीं है, कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस और फ्यू एक्सपीरियंस्ड आदमी का आवश्यकता है। सोचो बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए तो क्या होगा, उसका सैलरी बहुत ज्यादा होगा, उसका खर्चा ज्यादा होगा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है इसमें। ओके, सो इट इज कंपैरेटिवली लेसर economy in operation also, it is requiring only few experienced, generally बहुत सारा एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। सोचो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी भी चाहिए, नहीं तो उसमें सेफ्टी इश्यूज हो सकता है, सेफ्टी। सो फ्यू एडवांटेजेस हमने देख लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है उसमें कॉस्ट बहुत कम है, द कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस and it is not environmentally polluting and it is having comparatively lesser running cost and it is having lesser starting time. So these are the few advantages of hydroelectric power station. Now we'll be seeing disadvantages also. It is involving high capital cost. High capital cost. Capital cost क्या है? Capital cost ये है initial investment. पहले इन्वेस्टमेंट करना है तो डैम कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत खर्चा करना है, इट इज रिक्वायरिंग हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड सेकंड प्रॉब्लम हम बताता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप है, लेकिन ये पानी सभी समय मिलेगा ही नहीं, पानी का लभ्यता डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकता है, तो अवेलेबिलिटी कम भी हो सकता है। समर सीजन में सोचो पानी का लभ्यता कम होता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज ए लिमिटिंग थिंग। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मेन प्रॉब्लम ये है, इट इज द मेन प्रॉब्लम व्हेन पानी और व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, इट विल बी reducing the power production. So availability of huge amount of water is a problem. Okay, so availability of water depending on the season it will vary. Next is plant. Okay, तो प्लांट बिल्ड करने के लिए हैंड्स चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा और इनिशियल कंडीशन में ज्यादा आदमी चाहिए, ऑपरेट करने के लिए नहीं, लेकिन पहले इंस्टॉल करने के और बिल्डिंग करने के समय ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज, skilled and experienced persons may be required to build and commission the plant initially. Okay, next, high cost of transmission. What is high cost of transmission? This type of dams will be in remote areas because it will be in hilly areas. Once it is in hilly areas, it has to be go through heavy transmission lines. Transmission line इतना दूर चाहिए, बता देंगे कि ट्रांसमिशन जिधर रहेगा हमारा हाइडल स्टेशन, रिमोट एरिया, बहुत दूर एरिया में रहेगा, उधर तो अभी तो कोई सड़क नहीं रहेगा, we have to construct new roads and we have to construct the dam in a long hilly area, so the transportation will be very difficult, and once it is constructed also we require long length of transmission line, उसके लिए टावर भी चाहिए, ये टावर भी चाहिए तो ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ेगा। Okay, the dams are in remote locations and we need towers, transmission towers, it will be costing high, so ये disadvantage है। Okay, so टावर कॉस्ट ज्यादा होगा, ट्रांसमिशन पावर जनरेट हो गया हिली एरिया में, वो हमारा जगह पे आना है क्या, हमारा क्राउड लोड एरिया पे आना है, सो लेके जाने के लिए ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत भारी होगा टावर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इतना डिसएडवांटेज भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। अभी स्टीम पावर प्लांट नहीं है, सॉरी, इट इज हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट एंड एक हाइडल पावर प्लांट लेने के लिए क्या क्या जरूरत है, ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स चाहिए वो बताएंगे। पहले पानी आवश्यकता, वेयर वी शुड बी कंस्ट्रक्टिंग डैम्स,
Dams should be constructed where water is available, plenty of water is available. There we can put this item. Almost in hilly area, in the river, it will be constructed. Or storage bhi karna padega. Dam has to be constructed. So it should be able to construct the dam. Sufficient area should be there to construct the dam. What is the problem? When dam is constructed, बहुत सारा trees वगैरह खराब हो सकता है. वो प्रॉब्लम होगा एनवायरमेंट के लिए. सो वाटर विल बी स्टोर्ड एंड सुटेबल एरिया शुड बी लोकेटेड. एंड कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, वो भारी इक्विपमेंट होगा और वो वेट भी ज्यादा होगा. वो कैपेसिटी होना है वो बेयरिंग करने के लिए. द टाइप ऑफ लैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग. लैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियसली द प्राइस शुड बी लेस. सो द कॉस्ट ऑफ land and its type should be good. Next is transportation facilities. ये डैम के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहले बार डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए, मटेरियल मशीनरी पूरा लेना है. उसके लिए पहला ट्रांसपोर्टेशन रोड्स रेल्स हमको बनाना होगा. तो जितना आसान से कर सकता है तो उतना अच्छा है. तो इट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है ये लेने लिए. ये है चॉइस ऑफ साइट, किधर चुन ले सकता है डैम के लिए जगह. उसके लिए बताता है इतना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर बाय डैम वगैरह. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेक्शंस. अभी एक एक करके हम सेक्शंस देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी द सेक्शंस. वी विल बी सीइंग फर्स्ट हाइड्रोलिक सेक्शंस एंड देन वाटर टर्बाइन्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस गो. We are classifying the hydroelectric power stations first. Classification of hydroelectric power stations based on quantity of water. पानी के लभ्यता के अनुसार क्लासिफाई किया है. Based on the quantity of water available. It is known as run of river without pondage. Okay, run of river means पानी में डायरेक्टली इंस्टॉल किया है. कोई भी रिवर में डायरेक्टली इंस्टॉल किया है. कोई रिजर्वोयर नहीं होगा उसमें. उसको बताता है विदाउट पॉन्डेज. ओके. और नेक्स्ट इज रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज. वो ये दोनों कम कैपेसिटी का होगा. जनरली रिवर में भरता है, रिवर में कंस्ट्रक्ट करता है. इट विल बी रिवर ओनली. सम विथ स्मॉल रिजर्वोयर दैट इज विथ पॉन्डेज एंड विदाउट पॉन्डेज इट इज विदाउट एनी रिजर्वोयर. सो these two items are having lesser capacity. These two items whatever we tell now, it is lesser capacity. Run of river, कोई रिवर में डायरेक्टली डालता है, कंस्ट्रक्ट करता है. ओके, ऑलरेडी नदी है उसमें हम बनाता है. बाद में पिक्चर भी देखेंगे अभी इसका. अभी हम ज्यादा बात करेंगे इसका लार्ज रिजर्वोयर प्लांट्स. थर्ड आइटम, इट इज द बिगर मेगावाट कैपेसिटी प्लांट्स. बिगर मेगावाट कैपेसिटी प्लांट्स एंड आवर डिस्कशन विल बी मेनली ऑन दिस लार्ज रिजर्वोयर प्लांट्स. सो हम देखता है क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन. किसके बारे में? क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में. उसमें दो लो कैपेसिटी का बता सकता है. नदी में डायरेक्टली दिया है. कुछ कोई भी नहीं, रिजर्वोयर भी हैगा, वो विदाउट पॉन्डेज बताता है. कुछ कैपेसिटी का, स्मॉल कैपेसिटी का रिजर्वोयर होगा विथ पॉन्डेज बताता है उसको. वो पहले जो दो देख लिया वो कम कैपेसिटी का है. And the third item, large reservoir plants, it is the bigger capacity hydroelectric power plant and we'll be discussing mainly on that. Okay, अभी पानी के बारे में बताया. अभी हेड के बारे में. हेड और हाइट दोनों बराबर है. हेड और हाइट ऑफ डैम ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट करना है. लो हेड प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लो हेड बताया तो 30 मीटर के नीचे होगा. 30 मीटर के नीचे होगा उसका हाइट. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना. और मीडियम हो गया तो 30 मीटर टू 300 मीटर वो बनेगा मीडियम कैपेसिटी और मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. और हाई हेड पावर प्लांट विल बी अबव 300 मीटर. 300 मीटर से ज्यादा हो गया तो उसको बताता है हाई हेड HEPS. ओके, तो दूसरा हो गया हेड ऑफ डैम. वी आर टेलिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. अभी किसके बारे में? हेड के बारे में. हेड तो क्या है? हेड तो जितना ही है ये उसका हाइट है. ओके, लो हाइट है तो 30 मीटर से कम होगा. मीडियम है तो 30 और 300 के इन बिटवीन होगा. और 300 से आगे है तो हाई हेड बताता है. हेड तो हाइट ही है. अभी लोड के बारे में बताया तो लोड कितना लोड देता है तो
बेस लोड और पीक लोड भी बताता है. एक्चुअली दिस हाइडल स्टेशंस विल बी टोल्ड एज बेस लोड प्लांट. ओके, बेस लोड एंड पीक लोड हम तो बता दिया था पिछले क्लास में, और बता दे शॉर्टली. बेस लोड पूरा समय लोड रहे तो उसको बेस लोड बताता है. ये पैसा कम है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का पैसा कम है, उस वजह से हम बेस लोड पे HEPS चलाता है. जनरली द बिगर कैपेसिटी प्लांट्स, लार्ज रिजर्वोयर प्लांट्स सभी बेस लोड प्लांट रहेगा. रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज इट विल बी जनरली यूज्ड फॉर पीक लोड. जब पीक लोड आता है वो भी चलाता है. ये रहा बेस लोड और पीक लोड. मेनली और ऑल हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशंस विल बी यूज्ड फॉर बेस लोड because of its low cost. It is having very less cost. Okay, that is the reason it is for base load. Run of river आप देख सकता है बिना तालाब से. Okay, ये है रन ऑफ रिवर का एक पिक्चर. अभी आप देख सकता है, you are seeing a run of river dam. A river is there and in between a dam is constructed. There is no big reservoir because the river it is flowing continuously and their electricity is being produced. Okay, पानी आ रहा है, कोई रिजर्वोयर नहीं है, ये पानी आके जाके रहेगा, कोई पॉन्डेज नहीं है. ये बदा है बिना तालाब के, ये कम कैपेसिटी का रहेगा. सही है. अभी हम जाता है हमारा मेन पावर स्टेशन में. अभी हम देखता है मेन पावर स्टेशन में. आपको पूरा रीड नहीं कर सकता, मेरे को जानता है. डोंट वरी, वी आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ये पिक्चर अभी देखना, पिक्चर देखना ही सही होगा. बहुत कम साइज का फोन है, मैं जानता हूँ. आप जस्ट चेक कर दीजिए इसके क्या, इसमें क्या क्या है. उसके बाद हम एक एक करके जाएंगे. ओके, सो देयर विल बी अ रिजर्वोयर. आपको जानता है रिजर्वोयर नाम अभी है रिजर्वोयर. एंड दिस एरिया विल बी नोन एज हेडवर्क्स. हेडवर्क्स. ओके, दिस इज नोन एज हेडवर्क्स. एंड फ्रॉम हियर द पेनस्टॉक्स, दिस इज नोन एज पेनस्टॉक. ओके, पेनस्टॉक्स. और दिस इज नोन एज स्पिलवे. स्पिलवे क्या है बाद में भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो पेनस्टॉक से किधर जाएंगे? टर्बाइन. पेनस्टॉक नहीं है तो आप देखा होगा डैम ओपन करता है और आप पानी भी देख सकते हैं बाहर फ्लो करने का. इट इज नोन एज स्पिलवेज. विल बी सीइंग दैट. एंड फ्रॉम द पेनस्टॉक इट इज कमिंग टू टर्बाइन. ओके, सो दिस इज द पावर हाउस. सो दिस इज द डैम साइट हियर. डैम साइट उसको बताता है डैम साइट. ओके, so there will be two sections. One is dam site, the hilly area. Hilly area पे रहेगा क्या? डैम साइट. और नीचे ये पहाड़ के नीचे रहेगा हमारा पावर हाउस. ओके, सो दिस इज द पावर हाउस. वाटर आ रहा है. ओके, एंड इट विल बी हीटिंग द टर्बाइन. ये बिल्डिंग ही रहेगा. बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पे रहेगा जनरली द टर्बाइन, और उसके ऊपर रहेगा हमारा जनरेटर और कंट्रोल रूम वगैरह. ओके, ये बिल्डिंग है, ये पावर हाउस. ये पावर हाउस 2 स्टोरीड और 3 स्टोरीड बिल्डिंग रहेगा. ग्राउंड फ्लोर और बेस फ्लोर में क्या होगा? उसमें टर्बाइन होगा. ये टर्बाइन पे पानी आता है, पानी निकल के बाहर जाता है. ओके, और ये मे बी इन द फर्स्ट फ्लोर और इट विल बी देयर जनरेटर, और उसमें कंट्रोल रूम भी होगा. ओके, और किसने पूछा हमारे ये टेल राइस क्या है? ये पानी जिधर बाहर जाता है उसको बताता है टेल राइस. सो दिस इज द टेल राइस. सो दिस इज ओवरव्यू. ये ओवरव्यू है. आपको रीड नहीं कर सकता पूरा लेटेस्ट, जानता हूं मैं, लेकिन ये ओवरव्यू देने के लिए मैंने दिया. सो डैम साइट है, पावर स्टेशन है, और क्या है? पेनस्टॉक आप देख लिया. क्या है? टर्बाइन. किधर है अल्टरनेटर? क्या किधर होगा? कंट्रोल पैनल. एंड कैसा होता है ट्रांसमिशन लाइन वगैरह इस पिक्चर में आप देख सकता है. ओके, अभी हम जाएंगे. फिर अभी शुरू करता है क्या क्या कंपोनेंट्स है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट? इट इज अ डैम. ओके, a dam will be there. This is a picture of a dam where the water will be reserved. Okay, पानी उधर रिजर्व करता है. रिजर्वोयर बताता है उसको. पानी रिजर्व करता है, उसको रिजर्वोयर कहता है. ओके, सो इसके तरह डिफरेंट कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे आप. कंक्रीट से बना होगा, कंक्रीट से बना होगा, और इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन. और अभी नया वाले तो चेंज होगा. कोई कंक्रीट से किया होगा, कुछ तो स्टोन मैशन से किया होगा, स्टोन से.
कोई तो एर्थ से किया होगा, बहुत सारा सोइल उसमें डाल के, एर्थ उसको बताता है एर्थ डैम एंड रॉक फिल। ओके, ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग पार्ट का है, तो हमको इसका नाम जरूर मन में रखना है। एर्थ डैम बताएंगे और मेसनरी डैम बताएंगे, रॉक फिल डैम बताएंगे। सो वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्स। द पर्पस ऑफ डैम इज टू स्टोर वाटर। ओके, so this is about dam, and we will be just classifying different capacity of hydroelectric power plant. उसमें स्मॉल कैपेसिटी ऐसा होता है तीन। स्मॉल कैपेसिटी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप देख सकता है माइक्रो एचईपीएस, माइक्रो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो 100 किलोवाट से कम होगा, माइक्रो एचईपीएस। और मिनी तो 100 से 2 मेगावाट तक, मिनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मिनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, एंड स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहेगा 2 to 25 मेगावाट, 2 to 25 megawatt. These sort of things are known as small capacity hydroelectric power plants. इससे आगे रहा तो जनरली 500 मेगावाट से आगे तो बताता है लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। Okay, up to March 2019, these small capacity hydropower plants were only knowing renewable energy sources, renewable energy sources. Okay, पहले समय स्मॉल कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो बताया था वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे, नॉन कन्वेंशनल पे आता। अभी 2019 मार्च से लेके क्या करता है तो पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है, रिन्यूएबल एनर्जी पता है। ओके, अभी इंडिया में पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो लार्ज हो गया और स्मॉल हो गया, पूरा होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। ओके, सो क्लासिफिकेशन स्मॉल कैपेसिटी में माइक्रो, मिनी और स्मॉल भी है। ओके, अभी देखेंगे ए फर्दर लेआउट। ओके, लेआउट आप देखना है, एक एक चल के देख लीजिए, उसका नाम भूलना नहीं। ओके, we'll be telling each and everyone. Okay, now this is the area reservoir where water is reserved. Okay, and this is the dam which is storing water, आपको जानता है। And the pressure channel starts from this item, it is going to a valve house. This almost horizontal, there will be bigger valve, and this is known as valve house. Up to this, it is known as pressure channel. पानी valve house तक जाता है, उसको बताता है प्रेशर चैनल। सो डैम से लेके कोई वाल्व हाउस लेगा, उसके तक आने तक बताता है प्रेशर चैनल। और ये नाम मन में रख दीजिए, सर्ज टैंक, सर्ज टैंक। ओके, सर्ज टैंक। और उसके बाद हम देखेंगे पेनस्टॉक। सो पेनस्टॉक क्या करता है, ये पानी लेके पावर हाउस लेता है। दिस इज नोन एज पावर हाउस। So the dam is up part and power house is over the lower part, and after generating the electricity, the पानी किधर जाता है, रिवर और नदी पे जाता है। So this is happening in the hydroelectric power plant generally, hydroelectric power plant generally. And आपको ये इम्पोर्टेंटली चेक करना है, ये बताया हेड, हम तो लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड बताया है। ओके, सो हेड ऐसा है, उसका हाइट ये टेल रे से लेके डैम हाइट तक। ओके, ये टेल राइज से लेके डैम हाइट तक कितना हाइट डिफरेंस है उसको बताता है डैम का हेड। वो लो हेड हो सकता है, मीडियम हेड हो सकता है, हो सकता है। ओके, सो यू शुड बी नोइंग बाय नाउ व्हाट इज हेड और व्हाट इज हाइट। एक्चुअली इट इज अ हाइट, इन सिविल टर्म्स इट इज हेड। कोई पूछता है मेरे लिए क्या है सर्ज टैंक, अगला हम वही बताता है सर्ज टैंक क्या है। ओके, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का और भी पिक्चर है जो पूछ लिया मेरे को, क्या है टेल रेस, अभी देख सकता है टेल रेस, राइट साइड पे आप लिखा है टेल रेस। टर्बाइन से लेके बाहर आता है वो एरिया को हम बताएंगे टेल रेस। और हाइट ऑफ रिजर्वोयर वाटर एंड टेल रेस, इट इज द हाइड्रोलिक हेड और सिंपली हेड। ओके, ये है हेड। ओके, अभी हम देखेंगे और एक कंपोनेंट, इसका नाम है क्या, स्पिलवे। इसका नाम है स्पिलवे। ओके, इसका नाम है स्पिलवे। स्पिलवे क्यों बनाया है, आप देखा होगा डैम साइड पे देखा होगा, ये पानी पूरा बाहर आता है। सो दिस एरिया इट इज नोन एज स्पिलवे। तो क्यों ये स्पिलवे, स्पिलवे इसके लिए वो पूरा भर दिया, ये डैम पूरा भर दिया तो
ज्यादा पानी है तो वो स्टोर नहीं कर सकता है, बाहर आना है तो ये वाल्व ओपन करता है, नहीं तो उसको शटर ओपन करता है, बाहर आएगा। ये एरिया को हम बताता है स्पिलवे। दिस इज नोन एज स्पिलवे व्हेन द डैम कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। If it is not opened, what will happen? It will be reducing the strength and it will be dangerous. Okay, the over storage of water will be dangerous for the dam, and it has to be opened properly. And this area, it is known as spillway. बहुत ज्यादा पानी आ रहा है in rainy area और rainy season में, इस मानसून सीजन में ज्यादा पानी आ गया तो ये भरेगा ना, पूरा डैम भरेगा, उसको बाहर निकालना है, उसके लिए स्पिलवे दे दिया है। ओके, सो दिस इज द स्पिलवे। ये रिवर पे डायरेक्टली जाता है, इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं प्रोड्यूस करता है स्पिलवे से। ओके, स्पिलवे इट इज जस्ट टेकिंग आउट द वाटर व्हेन दैट डैम इज फुल। ओके, ये पूरा डैम कैचमेंट एरिया, पानी जिधर कैच करेगा, पानी जिधर कैच करेगा वो किधर भी रेनफॉल आता है, ये रेनफॉल जिधर भी आ सकता है उधर डैम पे आता है, उसको बताता है कैचमेंट एरिया। एक नाम है कैचमेंट एरिया। पानी डैम पे आता है लेकिन जिधर रेन और ये बारिश आके ना इधर आता है ना, जिधर भी रेनफॉल आता है वो एरिया को हम बताएगा कैचमेंट एरिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हेडवर्क्स। Headworks, actually it is the dam only. Headworks, it is including the dam and all the operating activities. It is the headwork part. This is the headwork, and you will be seeing two types of headwork. One, it is known as diversion. एक को बताएगा diversion headwork. Okay, it is known as diversion headwork. आप देख सकता है पानी और रिवर और इलेक्ट्रिसिटी और डैम इसके रास्ते, so it is getting diverted. इसको बताता है diversion headwork. This is known as diversion headwork. Next is storage headwork. It is directly storing and it is in the same line of river only. This is known as storage headwork. So generally headwork, it is the area where dam is constructed and all the activities of dam it is being done. Okay, and some filters there in the headworks. We'll be seeing picture. नाउ फिल्टर्स और रैक हम बता सकता है, पानी आ गया तो उसमें बहुत सारा खराब चीज भी होगा, वो पूरा पेंस्टॉक में नहीं जाना है, सो उसको रैक एंड बूम बताता है। डायरेक्टली उसका टर्म ये है रैक एंड बूम। उसको एक्चुअली क्या करता है, फिल्टर करता है। वो वुड्स होगा, बहुत सारा आइटम्स होगा, वो पूरा फिल्टर करना है, उसको बताता है फिल्टर्स और रैक एंड बूम। ओके, बाय द पिक्चर यू विल बी एबल टू सी व्हाट इट इज हैपनिंग। इट इज डायरेक्टली फिल्टरिंग, पेनस्टॉक से जाने वाला पानी को फिल्टर करता है। ओके, फिल्टर। अभी ये रहा हमारा पेनस्टॉक, दिस इज द पेनस्टॉक। ओके, तो पहाड़ से आता है और नीचे हमारा पावर स्टेशन तक आता है। ये रहा पेनस्टॉक। ओके, सो पेनस्टॉक भी डिफरेंट आइटम्स, एक्चुअली इट कैन बी टू टाइप्स। इट कैन बी ऑफ स्टील पाइप्स, स्टील पाइप भी हो सकता है और नॉर्मल चैनल भी हो सकता है। स्टील पाइप ही होना चाहिए बड़ा वाला कैपेसिटी में। फॉर द हेवी कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दिस आइटम्स विल बी देयर। बड़ा वाले कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये टाइप का पेनस्टॉक रहेगा। ओके, मेड ऑफ स्टील forgings, steel tubes, it will be steel pipes. This is known as what? Penstock. अभी एक पिक्चर इंटरेस्टिंग है, वीडियो इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये क्या है, एक पेनस्टॉक डैमेज हो गया है। इट इज नोन एज ब्लास्टिंग ऑफ पेनस्टॉक। पेनस्टॉक में पानी आ रहा आना है लेकिन पेनस्टॉक किधर डैमेज हो गया। सो दिस इज ब्लास्टिंग ऑफ पेनस्टॉक। एक्चुअली इट इज हैपेंड इन केरला लॉन्ग बैक। ओके, सो ये तो खतरनाक इंसिडेंट है। सो पेनस्टॉक को प्रोटेक्ट भी करना है, वो इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया ना ये पेनस्टॉक। ओके, तो अभी प्रोटेक्शन ऑफ पेनस्टॉक के बारे में आप बताएंगे, पेनस्टॉक का प्रोटेक्शन कैसे करना। ओके, जनरली पेनस्टॉक स्टील पाइप का होता है और कंक्रीट भी हो सकता है, ओपन टाइप फॉर स्मॉल कैपेसिटी। एंड व्हाट आर द प्रोटेक्शन आइटम्स? वन आइटम इट इज ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व एंड नेक्स्ट आइटम इट इज एयर वाल्व। पहले आइटम
ये किसके लिए है? ये पेन स्टॉक को प्रोटेक्शन देने के लिए। पेन स्टॉक एक्सप्लोड हो गया और डैमेज हो गया, आपने देख लिया पहले, वो प्रोटेक्ट करना है तो 3 चीज है पेन स्टॉक का प्रोटेक्शन के लिए। 3 चीजें, वो है ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व, एयर वाल्व एंड सर्ज टैंक। वील बी एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व, एयर वाल्व एंड सर्ज टैंक। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू टैंक, सी दिस आइटम। अब ये देखिए क्या होता है इसमें। ये इफेक्ट है, उसको बताता है वाटर हैमरिंग। इसको बताता है वाटर हैमरिंग। ओके, पानी आ रहा है कोई पाइप में, ट्रांसपेरेंट पाइप देख लिया है, सडनली स्टॉप कर दिया, सडनली स्टॉप कर दिया, पानी आ रहा है पाइप में, सडनली स्टॉप कर दिया, तो ये पाइप हैमरिंग इफेक्ट होगा। पाइप इतना मूव करेगा, पाइप को इतना मूवमेंट रहेगा। इसको बताता है क्या? वाटरिंग और वाटर हैमरिंग इफेक्ट। दिस इज द वाटर हैमरिंग इफेक्ट। When water is flowing through a pipeline and if suddenly the valves are closed, the pipe will be moving and it may lead to bursting of pipes also. That may lead damage the pipe also. Pipe क्या हो सकता है? पाइप खराब भी हो सकता है। प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो ये पाइप खराब भी होगा। ऐसा हमारा पेन स्टॉक भी खराब हो सकता है। ऐसा हमारा पेन स्टॉक भी खराब हो सकता है। पेन स्टॉक खराब होना कब, वो बताएंगे अभी। पेन स्टॉक कब खराब होगा। ओके, सो दिस इज द वाटर हैमरिंग इफेक्ट यू शुड बी सीइंग। वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या है? वाटर हैमरिंग इफेक्ट है, पानी जो पाइप में जा रहा है सडनली स्टॉप किया तो मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा। अब देखा है अभी। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉपर डिजाइन नहीं है, प्रॉपर कैपेसिटी का पाइप नहीं है तो पाइप बर्स्ट हो जाएगा, पाइप डैमेज होगा। ये इफेक्ट है वाटर हैमरिंग इफेक्ट। ये हमारा पेन स्टॉक में भी होगा, पेन स्टॉक में भी होगा। कब, वो बताएंगे अभी। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्ज टैंक प्रोवाइड करेंगे। सो सर्ज टैंक आप देख लिया किधर है, सर्ज टैंक का लोकेशन आप चेक करना, सर्ज टैंक किधर है। सर्ज टैंक का लोकेशन ये वाल्व हाउस के आसपास, उसके आगे, और ये पेन स्टॉक के आगे है। ओके, सो बिटवीन द डैम एंड पेन स्टॉक, ये डैम और पेन स्टॉक के बीच में रहेगा क्या? सर्ज टैंक। ओके, सो सर्ज टैंक क्यों कर दिया है? ये पेन स्टॉक खराब होना नहीं है, वो प्रिवेंट करने के लिए। सो सर्ज टैंक इज गिवन बिटवीन डैम एंड पेन स्टॉक। एंड क्या करता है वो प्रोटेक्ट करेगा पेन स्टॉक को। ओके, सर्ज टैंक का फिजिकल पिक्चर्स, एक्चुअल पिक्चर्स आप देखा है अभी, ये है सर्ज टैंक का पिक्चर्स। ये बड़ा वाला टैंक जो दिख रहा है वो ही है सर्ज टैंक। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ सर्ज टैंक। ओके, सो सर्ज टैंक जिधर है, और अभी बताएंगे कैसे वो ऑपरेट करता है। ओके, तो सर्ज टैंक के पिक्चर देखो। हमारा मेन डैम से आता है और इधर होगा हमारा पेन स्टॉक। ओके, पेन स्टॉक होता है, डैम होता है, उसके बीच में होगा सर्ज टैंक। अभी हम बताएंगे इसका ऑपरेशन, ध्यान से सुनिए। अभी सोचो हमारा पावर पूरा काम करता है, लोड पूरा है, पूरा लोड है हमारा पावर प्लांट में। ओके, सोचो 100 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारा, 100 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारा, और 100 वाट चालू है, अभी 100 मेगावाट चालू है। ओके, we are having a 100 megawatt plant and we are operating for the entire 100 megawatt, and suddenly for some reason the fuel load it is getting out, fuel load it is switched off, fuel load it is switched off. सोचो 100 मेगावाट से 40 वाट निकाल गया। इलेक्ट्रिक लोड है, सभी आसान से निकल सकता है क्या? इलेक्ट्रिकल लोड है तो आसान से रिमूव कर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल लोड कैन बी रिमूव्ड इजीली। 100 मेगावाट से 1 मिनट में वो हो गया 40 मेगावाट। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। ओके, सो 100 से 40 मेगावाट हो गया। अभी हमारा टरबाइन से, टरबाइन को पानी दे के ही रहता है। ओके, अभी क्या होता है, उसमें होगा पानी का आवश्यकता कम, पानी का आवश्यकता कम होता है। क्योंकि पावर इतना नहीं चाहिए, पावर इतना नहीं चाहिए। क्या करना होगा, हमको वाल्व स्टॉप करना पड़ेगा। यू टू स्टॉप द वाल्व टू प्रोटेक्ट द टरबाइन, बिकॉज टरबाइन इज नॉट रिक्वायरिंग दैट मच पावर। टरबाइन का इनपुट पावर इतना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा अल्टरनेटर पावर खो गया, द अल्टरनेट पावर हैज बीन रिमूव। सो 100 मेगावाट से 60 मेगावाट हो गया, तो वी हैव टू स्टॉप द वाटर इनपुट आल्सो। व्हेन वाटर इज स्टॉप्ड सडनली,
इट मे क्रिएट वाटर हैमरिंग. वाटर हैमरिंग हो सकता है पेन स्ट्रोक में. ओके, पेन स्ट्रोक में वाटर हैमरिंग हो गया तो क्या होगा, वो ब्रेक होगा. सो अभी क्या करना है, ये सर्ज टैंक पे पानी उसी समय जब ज्यादा लोड आता है, जितना पानी ज्यादा आता है डैम से, वो सभी सर्ज टैंक में आता है. सो सर्ज टैंक का लेवल अभी ज्यादा होगा, पानी का लेवल इधर ज्यादा रहेगा. ओके, सो इट इज प्रोटेक्टिंग द पेनस्टॉक फ्रॉम बर्स्टिंग. वाटर हैमरिंग नहीं होगा ऐसा है तो. सो सर्ज टैंक ऐसा करता है, कुछ स्पेस देता है, डैम से आने वाला पानी को कुछ स्पेस देता है. अभी क्या होता है, हमारा पेनस्टॉक अच्छा रहता है, पेनस्टॉक प्रोटेक्टेड होता है. ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट केस. ये रहा हमारा फर्स्ट केस. क्या है, ये सडन लोड निकाल दिए तो. अभी दूसरा भी बताएंगे. आई एम गोइंग टू टेल द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो. अभी हमारे पास 60 वाट से 60 मेगावाट पावर चालू है. 60 मेगावाट चालू है. सोचो पावर 100 मेगावाट बन गया. अभी जो चालू हो गया है 60 मेगावाट. 60 megawatt operate, it is operating now for the power plant. Suddenly if we want 100 megawatt, what we want, we need more water. अभी हमारे लिए ज्यादा पानी चाहिए. ये बहुत दूर पे है, पहाड़ के ऊपर है हमारा डैम, उधर से आना कुछ मुश्किल है. अभी क्या करेगा, ये सर्ज टैंक का पानी ये आसान से नीचे जाता है, तो इसका लेवल कम करके लोड को मीट करता है. सो ये दो चीजें ये सर्ज टैंक करता है. जब लोड ज्यादा हो गया, उसका पानी का लेवल इंक्रीज करेगा. जब लोड रिक्वायरमेंट सडनली इंक्रीज करता है, वो पानी का लेवल कम करके ये रिक्वायरमेंट मीट करता है. सो दो प्रॉपर्टी और दो फंक्शन है सर्ज टैंक का, ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्ज टैंक. एंड नाउ वी विल बी टेलिंग अबाउट टू मोर थिंग्स, protective items. It is generally valves. It is valve. Okay, name we'll be seeing. Name of item, it is automatic butterfly valve. And next item, it is air valve. We'll be seeing that automatic butterfly valve and air valve. जिसी समय पेनस्टॉक खराब हो गया तो क्या करना है, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व क्लोज करता है. ये इतना सारा प्रोटेक्शन कर दिया, फिर भी पेनस्टॉक खराब हो गया तो ये बटरफ्लाई वाल्व क्लोज करेगा. ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व क्लोज कर सकता है इमीडिएट रिक्वायरमेंट में. ओके, वो है ऑटोमेटिक बटरफ्लाई का रिक्वायरमेंट. ओके, कोई प्रॉब्लम में कोई रप्चर, स्मॉल रप्चर हो गया तो भी वो ओपन करेगा. ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व बताता है. नेक्स्ट है एयर वाल्व. एयर वाल्व के बारे में बताएंगे अभी. एयर वाल्व, सी देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इनसाइड द पाइप. हमारा पेनस्टॉक के अंदर भी प्रेशर होगा और पेनस्टॉक के बाहर भी प्रेशर होगा. ओके, पेनस्टॉक के अंदर भी प्रेशर होगा और बाहर भी प्रेशर होगा. बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, देयर आर टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इनसाइड द पेनस्टॉक. दोनों बराबर होना चाहिए. दोनों बराबर नहीं तो पेनस्टॉक खराब होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि लोड ज्यादा आ गया तो वो पानी लेगा, लेकिन डैम से पानी इतना आएगा नहीं, तो उसके बीच में क्या होगा, कुछ वैक्यूम क्रिएट होगा. वो ज्यादा प्रेशर वेरिएशन देंगे. एक और बताएंगे. अभी देखो, लोड बहुत सारा इंक्रीज किया तो पानी लेता है ज्यादा, लेकिन डैम से इतना पानी नहीं आएगा. ओके, लोड बढ़ाए तो ज्यादा पानी लेता है, लेकिन डैम से इतना पानी आता नहीं, तो उसके बीच में ये पेनस्टॉक में ज्यादा वैक्यूम आता है. वैक्यूम, कोई चीज रहेगा नहीं, वैक्यूम आ गया तो नेगेटिव प्रेशर आता है. ऐसा प्रेशर आएगा तो पेनस्टॉक डैमेज हो सकता है. तो इसी समय क्या करना है, एयर बंद करेगा. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एयर वाल्व टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ वैक्यूम इनसाइड द पेनस्टॉक. क्लियर? टू प्रिवेंट creation of vacuum inside the penstock. When vacuum will be created, when load is more, water will be consumed more, but from the dam water will be coming less. So the difference between the supply and use, it will be different. So vacuum will be created inside the penstock. It may lead to blasting of penstock. To prevent that, air valve will be operating. So अब देख सकता है इतना बड़ा है ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व.
वो बहुत ज्यादा साइज का भी होगा। आप जब चले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चले तो ये देख सकता है इतना बड़ा है, और बहुत सारा हाइड्रो और न्यूमेटिक कंट्रोल भी रहेगा। ओके, हाइड्रो और न्यूमेटिक कंट्रोल रहेगा, आप देख सकता है इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, हमारा नया वाला टैब जैसा ही है। ओके, स्फेरिकल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता सकता है, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व एंड एयर वाल्व। So this is protection of penstocks. Now we are going to see the turbines inside the power plant. What are turbines? Actually, there are two types of turbines. There are two types of turbines. It is known as impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine or reaction turbine. Okay, let us see what are they. Impulse turbine, उसका नाम ये भी देखना है, important है आपके लिए। Impulse turbine का नाम पेल्टन बताता है। पेल्टन किधर यूज करता है तो हाई हेड के लिए। हाई हेड आपको जानता है 300 मीटर से ज्यादा। सो इम्पल्स टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर हाई हेड्स। एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन टर्बाइन। आई विल बी टेलिंग अबाउट टू टाइप ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। वन इज फ्रांसिस एंड इट इज यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम हेड। लो एंड मीडियम हेड, ओके, लो एंड मीडियम हेड इट इज फ्रांसिस टर्बाइन। एंड नेक्स्ट इज कप्लान टर्बाइन फॉर लो हेड्स लेस देन 30 meters. So there are two classification, mainly impulse and reaction. And impulse turbine is for Pelton, or it is name is Pelton for high head more than 300 meters. And reaction turbine is names two are there, two types are there, low and medium head के लिए Francis turbine and Kaplan turbine for low heads. Okay, so ये Pelton turbine का पिक्चर आप देख सकता है। Pelton turbine का पिक्चर और इसका एनिमेशन भी देखेंगे। ये इसका वेलोसिटी से काम करता है, वेलोसिटी से देखेंगे अभी। ये रहा इम्पल्स टर्बाइन और पेल्टन टर्बाइन। इसको बताएंगे, ये ज्यादा बकेट बताता है, बकेट। ये बाहर जैसा दिख रहा है उसके पानी हिट करेगा, वो चीजों को बताता है बकेट, बकेट ऑफ पेल्टन टर्बाइन। We'll see again here you are seeing the Pelton turbine, पेंस्टॉक से पानी आ रहा है और हीट कर रहा है। ओके, हीट कर रहा है टर्बाइन में और टर्बाइन रोटेट करता है। ये नाम है पेल्टन टर्बाइन। ये किधर यूज करता है? हाई हेड में, ओनली फॉर हाई हेड, बिकॉज इट इज यूजिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर मूवमेंट। और इन द बॉटम एरिया, इन द बॉटम एरिया यू विल बी सीइंग ए अरेंजमेंट ऑफ वाटर एडजस्टमेंट। दिस एरिया इट विल बी नोन एज गवर्नर मैकेनिज्म। ओके, ये नाम और टर्म आप देख लेना, उसका नाम है गवर्नर मैकेनिज्म। ये नीचे देख सकता है एक स्फीयर और नोसिल है। ये नोसिल का कैपेसिटी हमको चेंज कर सकता है। जितना नोसिल ओपन है उतना पानी बाहर आएगा, जितना नोसिल क्लोज है उतना कम पानी आएगा। ये नोसिल अरेंज करता है एक सेटअप और सेक्शन, उसका नाम है गवर्नर मैकेनिज्म। ओके, सो दैट इज नोन एज गवर्नर मैकेनिज्म इन पेल्टन टर्बाइन। ओके, सो आपको अभी जानता है पेल्टन टर्बाइन किधर यूज करता है, हाई हेड में 300 मीटर से ज्यादा। और गवर्नर मैकेनिज्म है क्या, वो भी बताना है आपको। गवर्नर मैकेनिज्म उसका पानी का कंट्रोल करने के लिए। ओके, अभी रिएक्शन टर्बाइन देखेंगे हम। रिएक्शन टर्बाइन, देयर आर टू टाइप, फ्रांसिस एंड कप्लान mainly. There are other types also, generally in textbooks or in the classes we are telling these only, Francis and Kaplan. Okay, Francis and Kaplan, whatever you are seeing is the picture of this item. You can see the difference. Peltons और इसमें difference आप देख सकता है। Okay, Pelton में ज्यादा पानी का वेलोसिटी से काम करता है, लेकिन इसमें वेलोसिटी और प्रेशर से भी काम करता है। ये मीडियम और लो हेड पे यूज करता है, इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं मिलेगा। सो ये रिएक्शन टर्बाइन बताता है। नाम है क्या? फ्रांसिस एंड कप्लान। ओके, लो एंड मीडियम हेड के लिए। एंड फ्रांसिस टर्बाइन का एक एनिमेशन आप देख सकता है। ओके, फ्रांसिस टर्बाइन किधर यूज करता है? रिएक्शन सेक्शन में। रिएक्शन टर्बाइन का नाम है फ्रांसिस, किधर यूज करता है? लो एंड मीडियम हेड में। कैसा है पानी का फ्लो? वो रेडियली एंटर करता है, रेडियली एंटर करता है और सेंट्रली बाहर जाता है, उसको बताता है रेडियल। ओके, रेडियल ऑपरेशन, ये है फ्रांसिस टर्बाइन का ऑपरेशन। और कप्लान टर्बाइन आप देख सकता है अभी, कप्लान टर्बाइन। ओके, कप्लान टर्बाइन ऐसा है और पानी बाहर जाता है। एंड इट इज कंपैरेटिवली हैविंग लेस फॉर लो हेड्स, जनरली फॉर लो हेड्स। देयर आर टू सेक्शंस, गाइड वेन्स बताता है और
रनर बताता है, सेंट्रली होने वाला फैन जैसा चीज उसको रनर बताता है, और पाइप इससे बाहर जाता है उसको बताता है ड्राफ्ट ट्यूब। ये रिएक्शन टर्बाइन से बाहर जाता है ट्यूब, उसको बताता है ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, ये ड्राफ्ट के लिए कुछ पर्पज से उसका हेड कम है तो भी उसका प्रेशर ज्यादा देने के लिए। हमको जानता है ये कैपेसिटी और हेड कम है उसके लिए, लेकिन प्रेशर कम नहीं होने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब देता है। ड्राफ्ट ट्यूब किधर है? ड्राफ्ट ट्यूब ये टर्बाइन के एंड में है, where the water exit. It is the, so this is the reaction turbine, and we will be seeing different electrical equipments. Obviously आप जानता है electrical equipments क्या क्या है? Alternator रहेगा, ट्रांसफॉर्मर रहेगा, आइसोलेटर रहेगा, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सेक्शन से अल्टरनेटर से बनाता है, और उसको एक्साइटर भी चाहिए और आइसोलेटर रहेगा। ये जनरेटर ट्रांसफॉर्मर किसके लिए? जनरेटर हमारे इंडिया में 11 kV पे प्रोड्यूस करता है, और वो बाहर देने के लिए इंक्रीज करना है वोल्टेज लेवल रहेगा, सर्किट ब्रेकर रहेगा हमारा बाहर बस बार, और फाइनली इट्स गोइंग टू द ग्रिड। So these are the electrical part of our equipment. So we have seen different components of hydroelectric power station today. Okay, and I will be giving the references. I have referred the NIMI electrician textbook for semester obviously, and power system of VK Mehta, and I will be uploading this particular PPT and bit.ly/alternator class without any gap, bit.ly/alternator class, and आप ये पूरा वीडियो देख सकता है निमी का यूट्यूब चैनल में। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकता है निमी चेन्नई, तो मिलेगा पूरा वीडियोस, और यू कैन टाइप bit.ly/YouTube NIMI. Okay, you will be getting this video later also for learning purposes, and all further classes, all available classes can be taken at nimionlineadmission.in/su. Okay, please go through that.